और उस शहर की हालत क्या है वो देखने के बाद मैं किसी और को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। उस शहर की बदहाली इस वजह से है कि हम हर 5 साल के बाद जब चुनाव आता है, जब हमें ये इख्तियार मिलता है कि हमारा नुमाइंदा कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उस वक्त हम बड़ी आसानी के साथ बढ़ जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसीलिए आज हमारे बस्तियों के, हमारे इलाकों के, हमारी गली और मोहल्लों की यह हालत हमें देखने को मिलती है। जो लोग मुझे जानते नहीं है, जो ये समझते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिर्फ एक ही सांसद पिछले कई सालों से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही हुआ करते थे और जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि एक हैदराबाद की एक जमात है जिनका एक एमपी चुनकर आता है। और एक ऐसे शहर से मैं आता हूं जहां पिछले 20 साल से लगातार शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का एमपी चुनकर आता था। 20 साल से हम वहां के मुसलमानों से, दलितों से ये पूछते कि तुम वोट किसको देते, तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो ये कहता कि मैं शिवसेना को और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता। हर मुसलमान, हर दलित ये कहता कि नहीं, मैं मेरा वोट जो है वो कांग्रेस को देता या एनसीपी को देता, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन। तो मैं उनसे ये सवाल करता कि अगर 20 साल से तुम अपना वोट कांग्रेस को दे रहे हैं, एनसीपी को दे रहे हैं, जीत कर कौन आ रहा है? तो जीत कर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों से मेरे शहर में आती थी। यानी कि 20 साल से तुम्हारा वोट जाया जा रहा है, बेकार हो रहा है। आज से लोकसभा का इलेक्शन जीतेगी तो सबसे ज्यादा मुखालिफत अगर किसी ने की तो कोई गैरों ने नहीं किया। हमारे अपने ही लोग थे जिन्होंने गली चौराहों पर, चाय के कट्टों पर, दुकानों पर, चौराहों पर बैठ कर ये कहना शुरू कर दिया कि औरंगाबाद से एमपी का इलेक्शन एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार मुमकिन ही नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगाया गया, मेरी पार्टी पर इल्जाम लगाया गया और ये कहा गया कि इनकी सेटिंग हो गई, पार्टी का उम्मीदवार यहां पे दोबारा चुनकर आएगा। तो मैं उनसे सवाल करता था, इतने सालों तक हम तो इलेक्शन लड़े नहीं, हम मैदान में उतरे नहीं, क्या वजह है कि हम नहीं लड़ने के बावजूद भी यहां से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का उम्मीदवार जीत कर आता? हमने कहा कि इतने सालों तक तुम जिसे वोट दे रहे थे उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके। हमने अपने नौजवानों से कहा कि अब हम आए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार को हमने कहा कि अब तुम हटो, हम बताएंगे तुम्हें कि जीता कैसे जाता है। हमने अपनी आवाम से सिर्फ यही कहा, हमने अपने नौजवानों से यही कहा कि अगर इम्तियाज जलील अगर 3 लाख वोट ले लेता है और 3 लाख वोट लेकर अगर वो हारता भी है तो उस हार में भी उसकी जीत है, क्योंकि मैंने 3 लाख मुसलमानों को पहले ही अटेम्प्ट के अंदर मुत्तहिद करने का काम किया है। मैंने अपने नौजवानों से कहा, एक बार अपनी ताकत दिखाओ तो सही,
एक बार एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आओ तो सही, एक बार धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा धक्का लगाए कि 3 लाख नहीं 4 लाख वोट मिले, 4 लाख। और 20 साल के जिस शहर के अंदर झंडे को हमने लगाया, अगर इम्तियाज जलील औरंगाबाद में ये कर सकता है तो हवा महल के अंदर जमील खान के लिए भी ये मुमकिन है। लेकिन नहीं, आज आपको भी यही बताया जा रहा होगा, आपके जहनों के अंदर भी यही बात डाली जा रही होगी कि नहीं, इनको वोट देंगे। कांग्रेस वाले यही बोलते फिर रहे, इनको वोट देंगे तो भाजपा आएगी। मुझसे अगर पूछेंगे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन मुझसे कहेंगे कि कांग्रेस आपका दोस्त है या कांग्रेस आपका दुश्मन है, तो मैं जवाब ये दूंगा कि पहले नंबर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अगर हमारी दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी भी उसी 1 नंबर के ऊपर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक सामने से वार करता है और दूसरा पीठ में खंजर भोंकने का काम करता है। वरना 75 सालों तक हम तो नहीं थे आपके बीच में। क्यों है आपकी बस्तियों की हालत ऐसी, क्यों है? क्यों हमारे बच्चे, हर मां बाप चाहते हैं कि अपना बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आज 75 सालों से हम इलेक्शन किन मुद्दों के ऊपर लड़ रहे हैं? कौन से मुद्दे हैं हमारे? वही गटर, वही ड्रेनेज, वही पानी, वही सड़क। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हर 5 साल के ऊपर हमारे चुनाव लड़े जा रहे हैं। एक बात अच्छी तरह से हमें समझ में आ गई है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क में अगर कोई एक ऐसी कौम बची है जिसे बड़ी आसानी के साथ हम बांट सकते हैं, बिखेर सकते हैं, तो वो मेरी अपनी कौम है। वरना मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि हर कौम की आबादी बढ़ रही है, उसी तरह हमारी भी आबादी बढ़ रही है। लेकिन अगर आपकी नुमाइंदगी आपके विधानसभा के अंदर, आपकी लोकसभा के अंदर हर 5 साल के बाद, अगर किसी कौम की नुमाइंदगी हर 5 साल के बाद घट रही है तो वह आपकी नुमाइंदगी घट रही है। क्या कांग्रेस से कभी आपने पूछा है? भारतीय जनता पार्टी से मैं ये सवाल नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि उन्होंने तो हमें अपने एजेंडे से ही बाहर कर दिया है। न हम टिकट देंगे, न इन्हें चुना कर लाएंगे। लेकिन कांग्रेस की एक ऐसी पार्टी है जो आपके वोट तो चाहती है, लेकिन आपके अंदर का लीडर नहीं तैयार करना चाहती है। इंडिया नाम की एक संगठन बनाई गई जिसके अंदर ऐसी ऐसी पार्टियों को लिया गया है जिनका सांसद तो छोड़िए, जिनका एक विधायक भी नहीं है, ऐसी पार्टियों को लिया गया है। हमने कहा हमसे क्या परहेज है,
हमसे क्या तकलीफ है? अगर तुम्हें भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो उससे ज्यादा हमारी ये कोशिश है कि इस मुल्क से भारतीय जनता पार्टी को सियासत से हटाया जाए, उन्हें हराया जाए। लेकिन हमें इसलिए नहीं लेना है कि मध्य प्रदेश का कमलनाथ हो, महाराष्ट्र का शरद पवार हो, महाराष्ट्र का उद्धव ठाकरे हो, या यहां का तुम्हारा सचिन पायलट हो, कमलनाथ हो, ये चाहते हैं कि ये कौम का मुझे वोट मिले, लेकिन मैं अपने बाजू वाली कुर्सी के ऊपर कोई शेरवानी टोपी और दाढ़ी वाले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को नहीं बिठा सकता हूं। ये सोच और यही उनकी जहन की एक ऐसी सोच बन गई है कि ये जाएंगे कहां? ये जाएंगे कहां? मैं तो इन्हें डर दिखाऊंगा कि अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, मोदी आएगा, कोई फर्क नहीं है। सत्ता में आने के बाद मोदी क्या, कमलनाथ क्या, राहुल गांधी क्या, हर एक के अंदर आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। हर एक के पैंट के अंदर खाकी चड्डी आपको नजर आएगी। सब कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आज भी बिखरे हुए हैं। दोस्तों, कभी गौर करिए, जो पार्टी तुमसे वोट मांगने के लिए आ रही है, ये कहकर कि हमको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है। सेक्युलरिज्म का उनका मतलब ये है कि तुम वोट देते रहो, वो लोकसभा में जाकर बैठेंगे, तुम वोट देते रहो, वो विधानसभा के अंदर जाकर बैठे रहेंगे, और हम क्या, तो हमें नगर परिषद, महानगर पालिका, जिला हो, तुमको हम बनाएंगे तो गली मोहल्ले का लीडर बनाएंगे, लेकिन लोकसभा के अंदर नहीं भिजाएंगे, विधानसभा के अंदर नहीं भिजाएंगे। उनसे पूछिए, ये कौम 62 लाख मुसलमान किसको वोट देते आए हैं? यही कांग्रेस को देते आए हैं। एक भी सुनिए गौर से, एक भी लोकसभा के अंदर तुम्हारा नुमाइंदा नहीं है यहां से, इस राज्य से एक भी नहीं। महाराष्ट्र से टिकट ही नहीं देना, जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। 48 लोकसभा की सीटें हैं। हमारे जहनों के अंदर ये बात डाली गई कि नहीं, ये तो जीत ही नहीं सकते हैं। एक एनसीपी के लीडर ने तो खुलेआम कह दिया था कि अगर हम मुसलमान को टिकट देते हैं तो मुसलमान कौम तो उसे वोट दे देती है, लेकिन दूसरे समाज के लोग नहीं देते हैं। तो हमने क्या ठेका लेके रखा है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि पूरे राज्य में से एक एमपी, और कितने राज्य गिनाओ, महाराष्ट्र के अंदर एक को भी टिकट नहीं, सिर्फ एक, पूरे महाराष्ट्र से एक मुस्लिम एमपी चुनकर आता है, और वो तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील चुनकर आता है। एक, और जब मैं चुनकर आया, चुन के आने के बाद कांग्रेस और एनसीपी की एक बहुत बड़ी सभा हुई वहां पर। सब हैरान हो गए थे। किसी ने सोचा नहीं था कि शिवसेना के घर के अंदर ये सेंध मार के आएंगे।
किसी ने सोचा नहीं था कि शिवसेना के गढ़ के अंदर उन्हें गाड़ कर हम अपना झंडा लहराएंगे। किसी ने सोचा नहीं था। इम्तियाज भाई जिंदाबाद, इम्तियाज भाई जिंदाबाद। तो एक सभा हुई और उस सभा के अंदर एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता ने यह कहा कि ये जो चुनकर आया है ये एक एक्सीडेंट था, एक एक्सीडेंट था कि हमारे वोट बढ़ गए इसलिए इम्तियाज जलील चुनकर आया। मैंने उन्हें जवाब दिया कि अगर ये एक्सीडेंट था तो इंशाल्लाह जहां जहां पर भी इलेक्शन होंगे इस तरह के एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। हमने ऐसा क्या किया? एक एमपी वहां से चुनकर आया, लेकिन राजस्थान से एक भी एमपी चुनकर नहीं ला सकते हैं। मध्य प्रदेश से एक भी एमपी चुनकर नहीं लाते हैं, एक भी नहीं। आपकी आवाज गुजरात से कितने एमपी आपके? 0, 0। राजस्थान से 0, एमपी से 0, छत्तीसगढ़ से 0, उत्तराखंड से 0। और सेक्युलरिज्म का ठेका आप समझ रहे हैं कि आपके कंधों के ऊपर है, उसको जिंदा रखना आप समझ रहे हैं आपके कंधों के ऊपर है। बोलो उन्हें, पूछो उनसे क्या वजह है कि तुम मेरा वोट तो लेते हो लेकिन लोकसभा के अंदर एक एमपी चुनाकर नहीं लेके आते। वो लोकसभा जहां पर अब सिर्फ कानून जो बनाए जाते हैं वो आम जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कानून तो होते ही है, लेकिन तुम्हारे मजहब से, हमारे मजहब से जुड़ने वाले हमारे मजहब के भी कानून अब उसके फैसले वहां पर लिए जाते हैं। हम चिल्लाते रहे कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा हमारा शरीयत का मुद्दा है, कानून लेकर आ गए, क्योंकि उस वक्त अगर किसी ने उस कानून का विरोध किया था, उस कानून को फाड़ कर अगर किसी ने लोकसभा के अंदर फेंका था तो वो मेरा शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मैं जब लोकसभा में नहीं गया था तो मैं ये सोचता था कि इतना बड़ा 550 का ऐवान, लोकसभा के अंदर 550 एमपी, जिसमें इस बार 300 एमपी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, वो पार्टी जिसके आज से 20 साल पहले, महज 20 साल पहले कितने एमपी चुनकर आते थे? तो सिर्फ 2 एमपी उनके चुनकर आते थे, 2। वो 2 एमपी से 300 का सफर तय किए। हमारे कभी उसी लोकसभा के अंदर 45 एमपी चुनकर आते थे, आज हम 23 पे आ गए और ऐसे ही बढ़ते रहे तो 23 के 15 होंगे, 15 के 10 होंगे, 10 के 5 होंगे और तुम्हारी आवाज ही वहां से खत्म हो जाएगी। मैं जब बाहर था तो ये सोचता था कि एक शेरवानी, टोपी, दाढ़ी पहने हुए एक आदमी में इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि सामने 300 जैसे ही वो खड़े रहते हैं तो ये नारे लगाना शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। एक कोने से कांग्रेस वाला को चिल्लाता है, दूसरे कोने से समाजवादी पार्टी वाला को चिल्लाता है। असदुद्दीन अवैसी साहब जब खड़े रहते हैं बोलने के लिए तो मैं सोचता था कि आखिर इस शख्स को हिम्मत कहां से मिलती है
ये ताकत कहां से मिलती है। मैं जब अंदर गया तब मुझे ये एहसास हुआ, तब मुझे ये समझ में आया कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को अगर वहां बोलने की हिम्मत और ताकत कहां से मिलती है तो वो जवाब मिलता है, वो हिम्मत और ताकत यहां से मिलती है मेरे भाइयों, यहां से मिलती है। हमारे पास से ये ताकत मिलती है मेरे भाइयों। पहले असद साहब जब खड़े रहते थे बोलने के लिए और भाजपा का कोई सांसद वहां से नारे लगाता था, कुछ कमेंट मारता था, कुछ नुक्ताचीनी करता था, मैं आप में से किसी से गुजारिश करूंगा कि बुजुर्ग हजरत खड़े हुए हैं, आप उन्हें बैठने का मौका दें। तो जब असदुद्दीन अवैसी साहब खड़े रहते थे बोलने के लिए तो उन्हें वक्त दिया जाता था 3 मिनट, 4 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, और उसी दौरान उनको रोकने की, उनको टोकने की जो साजिशें चलती थी असद साहब बोले जाते थे। अब जब असद साहब खड़े रहते हैं बोलने के लिए तो मैं असद साहब के पीछे जाकर बैठता हूं, और अगर कोई भाजपा वाला वहां से कुछ कमेंट करता है तो उसे जवाब देता हूं, अरे चल बैठ रे बैठ। बड़ी तकलीफ होती है उन्हें, बड़ी तकलीफ होती है उन्हें इस बात से कि पहले एक थे तो वो इतना बोलते थे, अब दूसरा आया तो वो भी कुछ कम नहीं बोलता है। बड़ी तकलीफ होती है। दो ही है, जब हम वहां पर गए थे तो किसी ने हमसे सवाल किया था कि 550 ऐवान के अंदर दो ही तो है, क्या कर लोगे? वही काफी है। दो क्या कर लेंगे? 550 हमारे तो 300 है। मैंने उनसे ये पूछा था कभी जंगल गए हो? जंगल गए हो कभी? बोले क्या मतलब? मैंने कहा कि जंगल के अंदर भेड़, बकरी, कुत्ते और बिल्ली कितने हैं ये नहीं देखे जाते हैं, शेरों की गिनती होती है। देखे जाते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे हैदराबाद तलब किया। हमने मध्य प्रदेश के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ये ऐलान किए थे। इसलिए नहीं लड़ेंगे कि आज तेलंगाना के अंदर आपको हैरानी होगी, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई से आगाह करवा रहा हूं। तेलंगाना के अंदर पिछले कई सालों से बीआरएस, पहले जो टीआरएस पार्टी थी उनकी हुकूमत है। एमआईएम पार्टी का उनके साथ गठबंधन है। 118 उनकी सीटें हैं तेलंगाना विधानसभा की। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने वहां पे सेम डालने की कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन एमआईएम और टीआरएस ने उन्हें वहां पर कदम उनके जमने नहीं दिए। अभी कितने हैं भाजपा के, उनके विधायक कितने हैं पूरे तेलंगाना के अंदर? तो महज 4 है। 4 कांग्रेस के कितने हैं अभी बचे हुए? तो महज 3। तो जब इन्होंने ये देखा कि हमें तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को जब ये पता चला कि हमें यहां पर कोई जगह नहीं मिल रही, तो इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस और भाजपा
दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। उनका इरादा है कि अगर हम दोनों इतने सालों से मेहनत कर रहे और हमें वहां पर 3 सीट 4 सीट ही मिल रही है, तो दोनों ने तय किया कि इस इलेक्शन के अंदर हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, टीआरएस को भी हराएंगे और मजलिस को भी हराएंगे। ये तो जीत और हार के फैसले, हम तो मेहनत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जीत और हार के फैसले लिखता है। आज लिखकर देता हूं भारतीय जनता पार्टी तुमको, इस बार भी तुम 4 से ज्यादा सीटें वहां पर नहीं जीतने वाले हैं। और वो भी 4 सीटें कैसी? मोदी जी अमित शाह साहब को चार मीनार और पत्थर गट्टी और आयाबिट्स की सड़कों के ऊपर पदयात्रा करना पड़ेगा, तब 4 जीतेंगे, वरना 4 के तुम 2 के ऊपर आके अटकने वाले हैं। कितनी भी ताकत लगा लो, नतीजे के दिन याद रखना। अभी गए थे अमित शाह साहब वहां पे, YouTube के ऊपर उनका भाषण सुनिए। YouTube के ऊपर अमित शाह साहब का तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर उनका भाषण सुनिए। क्या कहे हैं उन्होंने कि हमारी हुकूमत आने दीजिए, तेलंगाना के अंदर हम मुसलमानों का रिजर्वेशन वहां से खत्म कर देंगे। वाह अमित शाह साहब, तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं, और हवा महल के नौजवानों बुजुर्गों, मेरी माओ और बहनों की तरफ से अमित शाह साहब कान खोलकर सुनो। तुमने तो ये बता दिए कि 5% जो मुसलमान, गरीब मुसलमान के बच्चों को वहां पर रिजर्वेशन मिलता है वो हटा देंगे। अगर तुम्हारी हुकूमत आई तो अमित शाह साहब, तुम्हारी हुकूमत वहां पे आने के लिए कम से कम और 50 साल तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और हमसे इतना बैर क्यों, हमसे इतनी नफरत क्यों? क्या हम ई रिक्शा सबसे ज्यादा कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? पंचरों की दुकान किसकी है? हमारी। चाय की टपरियां किसकी है? हमारी। गैरेज में मैकेनिक सबसे ज्यादा कौन है? हम हैं। क्या हमारी ख्वाहिश नहीं है कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने? हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। लेकिन और आगे अगर सुनना चाहते हैं, जो भाषा आपको समझ में आती है तो वो भाषा में भी बोल देता हूं, क्योंकि आपको सीधी भाषा तो समझ में आती नहीं है। तो जो भाषा आपको समझ में आती है अमित शाह साहब, तो ये भी सुन लीजिएगा, ये मुल्क तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। जयपुर में ऐसा हो गया, आप लड़ेंगे तो भाजपा आ जाएगी। मुझे मालूम है कि एक एमपी की ताकत पूरे महाराष्ट्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तूती बोलती है तुम्हारे भाई की। दोस्तों 9 सितंबर 2023, आज से महज 2 महीने पहले महाराष्ट्र के सतारा एक जिला है पूना के आगे, वहां पर कुसेवाड़ी एक गांव है। उस गांव में 9 सितंबर के दिन एक 32 साल का लड़का, इंजीनियर, सुनो मेरे नौजवानों और गौर करो इस बात के ऊपर, उसका नाम नूरुल हसन, 32 साल का नौजवान लड़का, इंजीनियर, छोटा सा इंतजार में कि शौहर नमाज पढ़ने के लिए गया है। उतने में गांव में बड़ा हुजूम इकट्ठा होता है।
बजरंग दल वालों का, विश्व हिंदू परिषद और वजह ये कि किसी ने सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के ऊपर कोई गलत तरह का कोई एक मैसेज डाला है। व्हाट्सएप के ऊपर मस्जिद का दरवाजा बंद करने के लिए आता है, जब घुसते हैं, फर्शियां निकालते हैं वहां पर, वो नूरुल हसन के ऊपर फर्शियां उसके सर पर फोड़ते हैं। 32 साल का नूरुल हसन उसी जगह के ऊपर, उसी मस्जिद के अंदर खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसकी बीवी 7 महीने की प्रेग्नेंट, 7 महीने की हामिला, वो बच्ची इंतजार कर रही कि मेरा शौहर नमाज पढ़ के आएगा। एक लड़का मस्जिद से भागकर आता है और घर वालों को खबर देता है कि नूरुल हसन मर गया है। नूरुल हसन का कत्ल हो गया है। उसी मस्जिद के अंदर उस नूरुल हसन का बूढ़ा बाप उसी मस्जिद के अंदर अपने जवान बेटे की लाश देखता है मस्जिद के अंदर। दोस्तों, इस वाकये के तकरीबन 10 दिन के बाद वो बाप और उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले जो बुजुर्ग लोग थे, 400 किलोमीटर दूर वहां से वो मेरे पास आते हैं और मुझसे ये गुहार लगाते हैं कि इम्तियाज भाई, हमारे लिए आवाज उठाइए। थरथराती हुई आवाज के अंदर दाढ़ी टोपी में वो बुजुर्ग शख्स, उसकी आंख के अंदर आंसू भी नहीं बचे थे। अपने जवान बच्चे की लाश जब देखा था, मैंने उनसे सवाल किया कि आप 400 किलोमीटर दूर से मेरे पास आए, वहां पर भी तो एक कांग्रेस का एक एमपी है, कांग्रेस का एमपी है, एनसीपी और कांग्रेस का एमपी है, आप वहां क्यों नहीं गए? उस शख्स ने मुझे जवाब दिया कि मुझे मालूम है कि मेरी आवाज कोई नहीं उठाएगा, इसीलिए मैं 400 किलोमीटर इम्तियाज आपके पास आया हूं कि आप मेरी आवाज उठाएंगे। दोस्तों, उस दिन ये एहसास हुआ कि मेरी आवाम ने मुझ पर एक एहसान किया। मैं 5 साल के अंदर क्या सड़क बनाऊं, क्या ड्रेनेज बनाऊं, क्या पानी की लाइन लेकर आऊं, लेकिन अगर उस 5 साल के अंदर उस बुजुर्ग बाप को अगर मैं इंसाफ दिलाने के लिए अगर अल्लाह ने मुझे चुना है, तो मैं उस दिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। वरना मुझे मालूम था कि आवाज कोई नहीं उठाने वाला उस बुजुर्ग की। मर गया, खत्म हो गया, कोई नहीं उठाएगा। मैंने उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहां के सबसे आला अधिकारी को उनके सामने फोन किया और मैंने उनसे कहा कि 3 दिन का वक्त दे रहा हूं तुम्हें। अगर जितने आरोपी अगर 3 दिन के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो चौथा दिन मेरा रहेगा और मैं वहां पर आऊंगा। खौफ देखिए, एक चुने हुए नुमाइंदे का खौफ कैसा होता है। 3 दिन के अंदर 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर 302 की कलम लगाई गई। सोचिए,
विश्वास कौन दिलाता मेरे भाई? आज मैं अगर आपके बीच में आया हूं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे 50 सीटें चुनवा कर दो, मुझे 100 सीटें चुना कर दो। एक एमपी की ताकत क्या होती है ये महाराष्ट्र में मैं महसूस करता हूं। एक एमपी की ताकत क्या होती है वो सिर्फ तेलंगाना के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मजलूमों की आवाज कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। राजस्थान के अंदर मॉब लिंचिंग होती है तो कोई तुम्हारा नेता खड़े नहीं रहता है, कोई उनके लिए आवाज नहीं उठाता है। इसलिए मैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त आज तुमसे ये इल्तिजा करने के लिए आया है। हमारा चेहरा है, आपका भाई है, आपका बेटा है। कोई एक जगह खड़े रहे यहां पर और कहे हमसे कि आपने ये नुमाइंदा गलत चुना है, इसके 2 नंबर के धंधे हैं, ये जमीनें हथियाता है, ये गरीबों को लूटने का काम करता है। कोई एक जगह खड़े रहकर बता दे, मैं अभी ऐलान करूंगा कि इस नुमाइंदे को हम पीछे खींच लेंगे, बिठा देंगे। अगर हम तुम्हारे अपने बीच में से तुम्हारा नेता तैयार करना चाह रहे हैं और इसके बावजूद भी तुम ये समझ रहे हैं कि नहीं मुझे तो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है। मेरे भाइयों, इतने सालों तक हम इसी गफलत में रहे, हम इसी सोच के अंदर रहे कि नहीं मुझे तो भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को लाना है, भाजपा क्या कांग्रेस क्या। आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा, एक उम्मीदवार अगर वहां चुनकर जाता है, 2 उम्मीदवार अगर वहां चुनकर जाते हैं तो उसी कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक दबाव रहेगा। ये दबाव रहेगा कि ये जो बार बार तुम्हें बोलते हैं ना कि हमको दो नहीं तो वो आ जाएगा, वो भी अगर आया तो हमारा क्या टेढ़ा कर लेगा। और तुम अगर आए हैं तो तुम हमारा कौन सा भला कर रहे हैं, कौन सा भला कर रहे हैं। 2 नुमाइंदे 4 नुमाइंदे अगर हमारे जाकर वहां पर बैठेंगे तो उन्हें ये एहसास रहेगा कि अब ये कौम के पास सिर्फ 2 ही नहीं है। कभी कांग्रेस आती है, मुझे तो पता है यहां पर, कभी कांग्रेस आती है, कभी भाजपा आती है, एक बार ये आते हैं, एक बार वो आते हैं।